नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन में सीपीसी की अहम बैठक। चीन में 34वें नादम महोत्सव का आयोजन। ओलंपिक में गोल्ड जीतने को तैयार ईरानी पहलवान। अब समाचार विस्तार से। चीन की राजधानी बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन की बैठक हुई। इसमें चीन की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए जरूरी बदलावों पर फैसला लिया गया। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी जिनपिंग ने चीन के आधुनिकीकरण को बेहतर बनाने और उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत योजना पेश की। इस बैठक से यह साफ हो गया कि चीन वैश्विक चुनौतियों के दौरान भी बदलाव लाने और बाकी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वैश्विक मंच पर चीन की बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तीसरे पूर्ण अधिवेशन पर पूरी दुनिया की नजर बनी रही। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून तक चीन की अर्थव्यवस्था 5% बढ़ी। इस दौरान देश का कुल आर्थिक उत्पादन करीब 62 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया। जहां प्राइमरी इंडस्ट्री का मूल्य 3.5% बढ़कर 3 ट्रिलियन युआन से ज्यादा हो गया, वहीं सेकेंडरी इंडस्ट्री 5.8% बढ़कर करीब 24 ट्रिलियन युआन हो गई और तीसरे लेवल की इंडस्ट्री 4.6% बढ़कर करीब 35 ट्रिलियन युआन हुई। चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के होतान शहर में सांस्कृतिक पर्यटन में उछाल ने इस क्षेत्र को बदल दिया है, जिससे रोजगार और आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। इस साल 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी होतान घूमने आ चुके हैं, जिससे 7 अरब युआन से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। साल 2016 से नवीनीकरण ने 100 साल पुराने शहर थुआनचंग को तरोताजा कर दिया है, जिससे यह होमस्टे, बुटीक शॉप और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ एक कल्चर हब बन गया है। चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश के शिलिन हॉट शहर में 34वें नादम महोत्सव में कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़दौड़ के जीवंत उत्सव के साथ लगभग 1 लाख लोग शामिल हुए। घुड़सवारी, मोपेड और लोक नृत्यों के दमदार प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ यह महोत्सव अगस्त के अंत तक जारी रहेगा, जिसमें खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रदर्शन, लोकल फूड और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रदर्शनी शामिल हैं। क्षेत्रीय संस्कृति और परंपरा के लिहाज से यह उत्सव बेहद लुभावना है। चीन की दिग्गज कंपनी वीवाईडी ने थाईलैंड के रयोंग में अपना पहला दक्षिण पूर्व एशियाई प्लांट खोला है, जिसमें सालाना 1.5 लाख वाहन बनाए जाएंगे। 16 महीनों में बनकर तैयार हुए इस प्लांट में कारों का निर्माण संचालन शामिल है और यह वैश्विक स्तर पर वीवाईडी के 8 लाख नए ऊर्जा वाहन का उत्पादन है। थाईलैंड के ईवी बाजार पर अपना दबदबा बनाते हुए वीवाईडी की बिक्री में उछाल देखने को मिला है और आपको बता दें कि देश में बिकने वाली हर 3 में से एक इलेक्ट्रिक कार वीवाईडी की है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 कहती है कि डिजिटल तकनीक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन शॉपर्स की संख्या साल 2000 में 10 करोड़ से बढ़कर 2021 में 2 अरब से अधिक हो गई है। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था दुनिया भर में विकास के लिए कारगर है, खासकर विकासशील देशों के लिए। यह संसाधनों से भरे पूरे देशों को डिजिटलीकरण का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2050 तक जरूरी खनिजों की मांग में 500% की बढ़त देखने को मिलेगी। इससे अधिक पैसा कमाने, रोजगार बढ़ाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। ईरानी पहलवान पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार हैं। वे रोमन और फ्रीस्टाइल कुश्ती में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिसमें ईरान ने अपने 76 ओलंपिक मेडल में से आधे से ज्यादा जीते हैं। कोच, एथलीट और फैंस को टीम से बड़ी उम्मीदें हैं। उनका लक्ष्य पिछले चैंपियनों से प्रेरणा लेते हुए शानदार प्रदर्शन करना है। दुनिया भर में टॉप एथलीट अमीन अजाज़ादे का टारगेट गोल्ड मेडल जीतना है। यह साफ है कि ईरान दुनिया भर में कुश्ती में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 15 से 18 जुलाई तक चीन की राजधानी पेचिंग में अपनी 20वीं केंद्रीय समिति का तीसरा पूर्ण अधिवेशन आयोजित की, जिसका उद्देश्य व्यापक गहन सुधारों और चीनी आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना था। वास्तव में यह सत्र चीन की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह एक ऐसी दूसरी क्रांति है जिसने न केवल राष्ट्र को बदल दिया है, बल्कि वैश्विक परिदृश्य को भी प्रभावित किया है। साल 1978 में सुधार और खुलेपन की नीति अपनाने के बाद से विशेष रूप से
2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से चीन ने सामाजिक सुधारों को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया है। इन प्रयासों ने रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया है और दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना की है। वहीं भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.R. दीपक चीन की इस उल्लेखनीय प्रगति से काफी अभिभूत हैं। उनका मानना है कि चीन की प्रगति ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास और दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता पैदा की है, जिसने चीनी विशेषताओं के साथ आधुनिकीकरण की ठोस नींव रखी है। और चीन ने खास करके जो पिछले 4 दशकों में काफ़ी प्रगति की है आधुनिकीकरण में, और हम कह सकते हैं कि चीनी जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुकूल का जो आधुनिकीकरण है उसमें उन्होंने काफ़ी प्रगति की है। तो मुझे लगता है यहाँ जो बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, चीन किस तरह से जो गरीबी उन्मूलन है उसमें उन्होंने काफ़ी बहुत प्रगति की है। तो मुझे लगता है कि भारत में जो गरीबी उन्मूलन चीन में हुआ है, भारत भी एक बहुत गरीब देश है, तो किस तरह से हम चीन से सीख सकते हैं और क्या क्या उन्होंने जो कह सकते हैं कि कदम उठाए हैं इस दिशा में। चीन मामलों के जानकार प्रोफेसर दीपक ने भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण अंतर संबंध पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर देते हुए कि दोनों देशों की संयुक्त जनसंख्या लगभग 280 करोड़ है, जो वैश्विक स्तर पर बेजोड़ है। देखिए, भारत और चीन दोनों ही बहुत बड़ी जनसंख्या के देश हैं। दोनों देशों की जनसंख्या अगर कुल मिलाकर के 2.8 अरब के आसपास हो जाती है, और दुनिया में इस तरह की जो जनसंख्या है कहीं भी नहीं मिलती हैं। बहुत बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। तो इसलिए हमें जिस तरह से जो अपना आधुनिकीकरण है, और आज संगोष्ठी में भी ये बात हुई, किस तरह से जो ट्रेडिशन है और मॉडर्निटी है उसमें एक तालमेल बिठाना है, ताकि जो डिस्कोर्स पश्चिमी देशों में चला हुआ है वो हम पर हावी ना हो जाए। तो उससे दूर जाने के लिए और उससे जो अपनी जो सभ्यताओं की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको समझने के लिए हमें एक दूसरे की जो परिस्थितियां उनको समझना ज़रूरी है। दोनों ही बड़ी जनसंख्या के देश होते होते उभरती हुई शक्तियां हैं और कह सकते हैं कि विकासशील देश हैं दोनों। तो इसकी जो समस्या हैं जो पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग हैं। बड़ी जनसंख्या होने के नाते इन्होंने जो आधुनिकीकरण है कैसे अपनाया और किन किन क्षेत्र में अपनाया, और भारत में किन किन क्षेत्रों में जो एक तालमेल है दोनों के बीच में, और कह सकते हैं जो पारस्परिक सहायता है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे आज की संगोष्ठी में हमने ये भी बात की थी कि किस तरह से जो चीनी टेलीकॉम कंपनियां हैं और ख़ास करके जो मोबाइल सेट बनाते हैं, भारत में किस तरह से जो कह सकते हैं जो मार्केट में उनका जो बोलबाला है वो काफ़ी ज़्यादा है। कम से कम 75% के आसपास चीनी जो कंपनियां हैं तो भारत में व्यापार करती हैं इस क्षेत्र में। और दूसरे प्रोफेसर यू ने भी ज़्यादा कहा कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं उसमें चीन ने काफ़ी प्रगति की है, तो वो एक दूसरा क्षेत्र है। और चीन और भारत इस क्षेत्र में भी सहयोग कर रहे हैं, और हैदराबाद खास करके एक उभरती हुई कह सकते हैं कि एक उभरता एक शहर है, स्थान है जिसमें इस तरह का जो सहयोग है हमें देखने को मिलता है। और तीसरा मुझे लगता है कि जो बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने चीन से काफ़ी सीखा है, और मैं ये कह सकता हूँ कि 70 से 80% के आसपास की जो तकनीक है वो चीन से भारत गई है। इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि भारत के आधुनिकीकरण में भी चीन और भारत का काफ़ी सहयोग आपस में। और चौथा क्षेत्र मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उस क्षेत्र में भी भारत और चीन का सहयोग देखने को मिला है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय।
नमस्ते।